बेटा इसका वेटेज 7 to 10 मार्क्स का है। ठीक है, चलो सबसे पहले सेक्शन 15 जो है इसका चार्जिंग सेक्शन है, वो समझते हैं अपन। बहुत सिंपल है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है और उसके कारण एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से कुछ भी मिल रहा है, ठीक है, तो वो सैलरी के हेड में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है ना। मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के कारण आपका ये हेड अराइज हो रहा है ना, तो ये रिलेशनशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिलेशनशिप है तो सैलरी है, अगर ये दो लोगों के बीच में ये रिलेशनशिप नहीं है तो फिर सैलरी हेड नहीं आएगा। समझ में आया? ठीक है, तो लिखो, चार्जिंग सेक्शन में लिखो, इनकम इज टैक्सेबल, इनकम इज टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी under head salary, income is taxable under head salary if there is employee employer relationship, ब्रैकेट में लिखना मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। ठीक है, अब एक चीज समझो। ठीक है, ये कॉलेज है ना, ये कॉलेज का प्रोफेसर है। ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब समझना, ये प्रोफेसर एम्प्लॉय है किसका, कॉलेज का। कॉलेज से इसको क्या मिलती है, सैलरी। ठीक है बेटा, पर यूनिवर्सिटी के जो पेपर होते हैं, है ना, कॉलेज तो सिर्फ पढ़ाई करवाता है, एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी के जो पेपर होते हैं, ठीक है, वो ये पेपर सेट करता है, ये पेपर सेट करता है और यूनिवर्सिटी से क्या लेता है, पेपर सेट करने के लिए इनकम। समझ में आया? अब मुझे बताओ कौन सा वाला सैलरी हेड में जाएगा, कौन सा वाला दूसरे हेड में जाएगा, कॉलेज वाला सैलरी हेड में जाएगा, और पेपर चेक करने वाली इनकम। समझ में आया? ठीक है, इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, और इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में एम्प्लॉय बाउंड है कि एम्प्लॉयर जो काम देगा वो मुझे करना है, या जो जो काम के लिए मुझे रखा गया है मुझे वो सारे काम करने हैं, है ना। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में पर्सन अपनी विलिंगनेस से काम करता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी मुझे बोल रही है पेपर सेट करने को,
मैं चाहूँ तो एक्सेप्ट कर लूं, मैं चाहूँ तो बोल दूं कि नहीं मेरे को नहीं करना है सेट, मेरे पास टाइम नहीं है। समझ में आया? जब मैं एक ऑफिस खोल के बैठती हूँ एज अ सीए, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कर रही हूँ या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस कर रही हूँ? क्लाइंट आएगा मेरे पास, ठीक है, मेरे को अगर उसको सर्विस देनी है तो मैं दूंगी, नहीं तो मैं मना कर दूंगी कि ये केस मैं नहीं ले सकती, आप दूसरे सीए के पास जाओ। समझ में आया? वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, वहां पे मैं विलिंगली एक्सेप्ट करती हूँ किसी के लिए काम करना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में मैं तो एम्प्लॉय हूँ ना, तो वहां पे मेरी बिलिंगनेस नहीं चलती, वो तो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ही मेरा मर्जी चल रही थी कि हाँ ये जॉब एक्सेप्ट करनी है कि नहीं, एक बार कर ली तो फिर नौकरी है, करनी है। समझ में आया? ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, एम्प्लॉय इज बाउंड टू वर्क फॉर हिज एम्प्लॉयर, है ना? अब यहाँ पर पूरे चैप्टर में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर वर्ड बहुत यूज होगा, शॉर्ट में ई लिखेंगे और ई आर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में अ पर्सन ऑफर्स दिस सर्विस टू एनीवन हु इज विलिंग टू पे फॉर हिज चार्जेस, ठीक है। अ पर्सन इज विलिंग टू ऑफर his services to anyone, इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, person offers his service to anyone who is willing to pay his charges। पर यहाँ पर बाउंड नहीं है, यहाँ पे मना भी कर सकते हैं, ठीक है। वो मेरे चार्जेस पे करने को तैयार है बट मुझे नहीं करना, मैं बाउंड नहीं हूँ कि मेरे को करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। सैलरी फर्स्ट वाले उसमें होगा ना मॉड्यूल में, लेकर आए हो क्या कोई भी मॉड्यूल? सेकंड वाला तो नहीं ले आए हो कम कहीं, लाए हो? तुम लोग को याद नहीं था सेकंड वाला खत्म हो गया है, अभी अब फर्स्ट वाले में आ गए हैं। दो ही मॉड्यूल है ना कि तीसरा भी है?
लिख लिया है क्या? जल्दी लिखो। तुम लोग को थोड़ा सा वो याद है, रेसिडेंशियल स्टेटस में अपन ने इनकम डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया पढ़ा था? चलो देखते हैं वो क्या। क्या? अच्छा। ओके, चलो अभी समझो, है ना। अभी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है या है, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ कि एमपी, एमएलए, एमएलसी, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं कि नहीं होते? पैसे तो मिलते हैं गवर्नमेंट से। हाँ, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये पता है तुम लोगों को। वेरी नाइस, ठीक है, इनको हम इलेक्ट करते हैं, है ना। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं होते। तो एमपी एमएलए को जो भी पैसे मिलेंगे गवर्नमेंट से वो अदर सोर्स में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वो एम्प्लॉय नहीं है, तो लिख लो एमपी एमएलए एमएलसी आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं, वैसे बहुत सिंपल चीज है। एमसीक्यू में आना भी मुश्किल है, बट कभी आ सकता है, सिंपल भी आ जाता है कभी कभी। सिंपल आ जाएगा तो क्वेश्चन में ऐसे ढूंढना मत कि इसमें ट्रिक होगी कोई, ठीक है। एमपी एमएलए एमएलसी आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट, आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। उसके आगे लिखो सैलरी रिसीव्ड बाय देम, सैलरी रिसीव्ड बाय देम आर टैक्सेबल अंडर द हेड। कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स, आईएफओएस लिख लो, अंडर आईएफओएस। तो एमपी एमएलए का तो बता दिया तुम लोगों ने, मिनिस्टर्स का बताओ। मिनिस्ट्रीज में अपॉइंट होते हैं ना वो, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिनको अपन मिनिस्ट्रीज बोलते हैं, और उन मिनिस्ट्रीज के लिए वो एज अ हेड अपॉइंट होते हैं जिनको अपन मिनिस्टर बोलते हैं। अब इनका बता दो। इलेक्ट होते हैं, बट इलेक्ट तो हम उनको एज अ एमपी एमएलए करते हैं ना, हम थोड़ी ना उनको मिनिस्टर बनाते हैं। मिनिस्टर कौन बनाता है? गवर्नमेंट। वो तो एक रिप्रेजेंटेटिव होना एक अलग चीज है, और मिनिस्ट्री संभालना एक अलग चीज हो गई, राइट। तो अब बताओ, एम्प्लॉय हो जाएंगे, आर एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट, मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट आर एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट। इतने से समझ जाओगे ना कि इनको जो भी मिलेगा एज अ मिनिस्टर वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। चलो, पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एम्प्लॉयज नहीं है, वो तो ओनर है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म भी तो पार्टनर्स को सैलरी पे करती है, बट पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर
salary received by them is taxable under head PGBP, profit and gain of business or profession. Salary received by them is taxable under head PGBP. Directors sitting fees एक तो डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन अलग है, सिटिंग फीस अलग है। सिटिंग फीस किसके लिए मिलती है? मीटिंग अटेंड करने के लिए। मुझे बताओ डायरेक्टर सिटिंग फीस कहाँ जाएगी? अदर सोर्सेज में जाएगी और सैलरी में नहीं आएगी, क्योंकि मीटिंग अटेंड करना कंपल्शन नहीं है ना। समझ में आया? वो तो मीटिंग अटेंड की तो मिलेगा, नहीं करी तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सिटिंग फीस इज टैक्सेबल अंडर हेड is taxable under head IFOS. एक्सेप्शन लिखो, एक एग्जाम्पल में 5th पॉइंट में लिखो एक्सेप्शन। फोर्थ का एक्सेप्शन नहीं है, ये सारे पॉइंट्स का एक्सेप्शन है जो अभी तक अपन ने समझे। जज, बता, कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो एम्प्लॉय होते हैं क्या गवर्नमेंट के? सैलरी तो मिलती है, रहने को घर भी मिलता है, सिक्योरिटी भी मिलती है, कार भी मिलती है, सब मिलता है। एम्प्लॉयज होते हैं गवर्नमेंट के वो? नहीं। जजेस को सैलरी मिलती है बट उनको एम्प्लॉय नहीं माना जाता, उनको एम्प्लॉय का दर्जा नहीं दिया जाता, बिकॉज गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी केसेस आते हैं। अगर वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बोले जाएंगे तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बायस्ड हो जाएंगे, मतलब गवर्नमेंट के लिए बायस्ड हो जाएंगे, तो उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं मान बोले जाते, इंडिपेंडेंट बॉडी है। पर यहाँ एक एक्सेप्शन है कि जो उनको सैलरी मिलेगी वो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगी। वो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल है ना। तो लिखो जज आर नॉट, जजेस आर नॉट employees of government, still remuneration received, still remuneration received by judges is taxable under head salaries. चलो अब कुछ कुछ नोट्स लिखने हैं अपन को। फर्स्ट नोट डालो, salary is taxable on, salary is taxable on due or received on the basis of, ऐसा लिख लो, salary is taxable on the basis of due or received whichever is earlier, whichever is earlier।
ठीक है, तो ना ड्यू बेसिस ना रिसीव्ड बेसिस, जो भी पहले अपने पहले मिल गई, ड्यू नहीं हुई थी, टैक्सेबल है। ठीक है, ड्यू हो गई है, मिली नहीं है, टैक्सेबल है। समझ में आया? ठीक है, सेकेंड लिखो, सैलरी इज टैक्सेबल, सैलरी इज टैक्सेबल even in case of, even in case of part time job, even in case of part time job। अगर मान लो कि आप पार्ट टाइम दो जगह काम कर रहे हो, दोनों जगह से जो भी पैसा मिलेगा वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब एक चीज होती है कि एक होता है सैलरी फॉरगो कर देना, और एक होता है सैलरी सरेंडर कर देना। ठीक है, कुछ लोग अपनी सैलरी को सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, सरेंडर कर दिया और फॉरगो कर दिया, इसमें थोड़ा सा फर्क है ना? बताओ क्या फर्क होगा? उल्टा है। ठीक है, सरेंडर में आप क्या कर रहे हो कि आप बोल रहे हो कि आपको चाहिए नहीं, और फॉरगो में मतलब आपके हाथ में आ गई है, बट फिर सब्सिक्वेंटली आप उसको राइट, उसको रिसीव करने का राइट, ड्यू हो गई है वो आपके हाथ में, बट आप उसको रिसीव करने का राइट क्या कर दे रहे हो? छोड़ दे। सरेंडर में आप बोल रहे हो कि आपको रिसीव ही नहीं करनी। ठीक है, एक बार ड्यू हो गई और फिर आप उसको फॉरगो कर रहे हो कि हमको नहीं चाहिए, आप इसको इस पर्सन को दे दो, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ सैलरी। समझ में आया कि मेरे को मत दो, ठीक है, तुम इस पर्सन को दे दो। सरेंडर में आप सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर दे रहे हो कि ये मुझे चाहिए ही नहीं है, मैं काम कर रही हूँ पूरा महीने, बट आप मेरे को मेरी सैलरी मत देना, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देना। आप जब सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर करते हो तो यहाँ पे वो टैक्सेबल नहीं होती, पर अगर आप फॉरगो करते हो तो आपके हाथ में वो टैक्सेबल होती है। समझ में आया? ठीक है, लिखो ये वाला पॉइंट लिखो, लिखो सैलरी फॉरगॉन चलो बहुत दिनों के बाद हुई है। अरे भव्य खुद अकेले चली गई, तान्या को बताया नहीं, बताओ। चलो लिखो सैलरी फॉरगॉन में इट इज टैक्सेबल, it is taxable since it is application of income, it is taxable since it is application of income। और ये भी है कि आप फॉरगॉन कर रहे हो बट वो एम्प्लॉयर को ही फॉरगो कर रहे हो ना आप, कि हमको नहीं चाहिए। सरेंडर में आप सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर रहे हो, वहां पे वो उनके काम आने वाला है वो पैसा। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी हो जाता है। तो फॉरगॉन में टैक्सेबल होगी, आपने सैलरी नहीं ली, उससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। फोर्थ पॉइंट लिखो, if salary is surrendered to central government, if salary is surrendered to central government, it is not taxable, it is not taxable।
ठीक है, चलो एक पॉइंट और लिखो। कौन सा पॉइंट नंबर आ गया ये? एनी अमाउंट रिसीव्ड, एनी अमाउंट रिसीव्ड बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ जॉब, any amount received before joining of job and after leaving of job, and after leaving of job is also taxable under the head salary, is also taxable under the head salary. इसको बोलते हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ये ब्रैकेट में लिख लो, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी बोलते हैं इसको, है ना। कभी कभी किसी कंपनी में बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय होता है, दूसरी कंपनी वाले चाहते हैं कि हमें ज्वाइन कर ले, ज्वाइनिंग के भी पैसे दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, चलो अब तुम लोग मुझे बताओ रेसिडेंशियल स्टेटस का कुछ कुछ। मुझे बताओ सैलरी कहाँ पे अक्रूड मानी जाएगी? रेसिडेंशियल स्टेटस में पढ़ा था, सैलरी कहाँ पे अक्रूड मानी जाएगी। अक्रूड मतलब कहाँ पे अर्न की गई है वहां मान जाएगी। टैक्स कहाँ लगेगा, कौन सी कंट्री में? हाँ मतलब सैलरी हमेशा अक्रूड कहाँ मानी जाती है? जहां पर सर्विस रेंडर हुई है। समझ में आया? जहाँ पे सर्विस रेंडर हुई है वहां पर सैलरी अक्रूड मानी जाती है। अगर जॉब आपने इंडिया में करी है और आप जॉब करने के बाद बाहर शिफ्ट हो गए और आपको सैलरी मिल रही है बाहर, रिसीव बाहर हो रही है, बट आपने जॉब कहाँ करी थी, तो वो अक्रूड कहाँ मानी जाएगी? इंडिया में। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं अपन, सेक्शन 9(1). ठीक है, इंडिया में मानी जाएगी। इसका एक एक्सेप्शन भी था कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एम्बेसडर, गवर्नमेंट एम्बेसडर बाहर जाके सर्विस दे रहा है, रिसीव भी उसको बाहर से बाहर ही हो रही है सैलरी, पर कौन पे कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो इंडियन एम्बेसडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? बाहर जाके रह रहे हैं, हमारी कंट्री को बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मतलब सर्विस कहाँ रेंडर कर रहे हैं? बाहर। ठीक है, रिसीव भी उनको सैलरी कहाँ हो रही है? बाहर। किससे मिल रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। वो अक्रूड इन इंडिया मानी जाती है ना। वरना बस सिंपल सा क्राइटेरिया है कि आपने जहां सर्विस रेंडर की है वहां पे अक्रूड मानी जाएगी सैलरी। आप मान लो आपने पूरी सर्विस इंडिया में करी, फिर आप बाहर जाके सेटल हो गए, आपको पेंशन मिल रही, पेंशन इज ऑल्सो सैलरी। ठीक है, जॉब नहीं कर रहे हो बट जॉब छोड़ने के बाद भी आपको एम्प्लॉयर से ही मिल रहा है ना पैसा, दैट इज ऑल्सो सैलरी। ठीक है, तो वो आपको बाहर मिल रहा है बट आपने सर्विस तो इंडिया में दी थी ना, तो वो टैक्सेबल कहाँ होगी? इंडिया में। ठीक है, इसको नहीं लिख रहे क्योंकि इसको ऑलरेडी अपन रेसिडेंशियल स्टेटस में कवर कर चुके। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और है छोटा सा, उसको डिस्कस करते हैं, फिर कैलकुलेशन पार्ट में आते हैं कि कैलकुलेट पूरा
सिस्टम कैसा चलेगा ना। अगर मैं बोलूं कि मुझे टैक्स फ्री सैलरी मिली है, तो इसका क्या मतलब होगा? उस पे टैक्स पे कर हो चुका है, किसने पे किया होगा? बिल्कुल सही, तुम लोग कितने इंटेलिजेंट हो यार। एम्प्लॉयर ने पे किया होगा। तो अब गवर्नमेंट को मैं बोल रही हूँ कि मेरे को टैक्स फ्री सैलरी मिली है, तो मैं तो कोई टैक्स पे नहीं करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलती है कि देखो, टैक्स तो तुमको पे करना पड़ेगा, और तुम्हारे बिहाफ में एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से पे कर दिया। ठीक है, उसकी ड्यूटी बनती थी क्या वो टैक्स पे करने की? नहीं, वो तुम्हारे बिहाफ में टैक्स पे कर रहा है। उस टैक्स पेड को भी हम तुम्हारी क्या मान लेंगे? सैलरी। समझ में आया? वो जो तुम्हारे बिहाफ में पे कर रहा है, उसको भी तुम्हारी इनकम मानेंगे, प्लस तुम्हारी पूरी इनकम कैलकुलेट होगी। ठीक है, उस पे जो भी टैक्स आएगा, उसमें से जितना पे हो चुका है वो माइनस करके एक्स्ट्रा वाला हमको पे करना पड़ेगा। समझ गए क्या? तो टैक्स फ्री सैलरी जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना? टीडीएस के प्रोविजंस में पढ़ेंगे कि जब आपको सैलरी मिलती है तो उसमें से टैक्स डिडक्ट हो जाता है पहले ही। तो वो तो आपकी सैलरी से ही डिडक्ट हुआ, तो वो तो आप ही ने पे किया। आप अपना टैक्स निकालोगे, उसमें से जितना आपका ऑलरेडी डिडक्ट हो गया है उसको माइनस करके जो बचा है वो आप पे कर दोगे। ज्यादा टीडीएस डिडक्ट हो गया है, आपको रिफंड मिल जाएगा। है ना? टैक्स फ्री सैलरी जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब लिखो कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। ठीक है, इसमें हम 1 2 3 4 करके सारे पॉइंट्स लिख देते हैं, फिर हम एक एक पॉइंट पर फिर डिस्कशन पूरे चैप्टर में करते जाएंगे। ठीक है, मतलब जितने पॉइंट्स मैं इसमें लिखवा रही हूँ उसी पर अपन को डिटेल डिस्कशन करते जाना है पूरे चैप्टर में, और आखिरी तक के पॉइंट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखो बेसिक सैलरी। सेकेंड पॉइंट लिखो, है ना, ये सब क्या है, इस पर एक एक चीज पे अपन बात करेंगे, है ना। डीएनएस अलाउंस, ब्रैकेट में लिख लो डीए, महंगाई भत्ता। बहुत सारे अलाउंसेस आएंगे अभी इसमें। थर्ड लिखो बोनस। फोर्थ कमीशन। एडवांस सैलरी। सिक्स्थ अरियर्स सैलरी। इसके बाद लिखो ग्रेचुटी। पेंशन, 8 नंबर पे पेंशन।
लीव सैलरी, अलाउंसेस, डीए के अलावा बाकी के अलाउंसेस इसमें डिस्कस करेंगे। प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, एंड 15th परक्यूजिट्स। बहुत सारे परक्यूजिट्स होते हैं, उसकी पूरी लिस्ट अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सब कुछ ऐड करके अपन पहुंचेंगे ग्रॉस सैलरी तक। फिर अपन डिडक्शंस माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 16। 3 डिडक्शंस है बेटा, एक प्रोफेशनल टैक्स का, एक एंटरटेनमेंट अलाउंस का, ठीक है, और एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है जिसके बारे में पहले भी अपन कहीं कहीं बात कर चुके हैं। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरी हेड का, मतलब जो भी सैलरी आएगी उसमें से 50,000 क्या हो जाएंगे, माइनस। ये आ गई आपकी नेट सैलरी। ठीक है, चलो अब एक एक पॉइंट करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बेटा बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी एक्चुअली आपकी मेन सैलरी होती है, फिर उसमें अलाउंसेस जुड़ते हैं, परक्विजिट्स जुड़ते हैं, ठीक है। तो बेसिक सैलरी लोगों की बहुत कम होती है, ठीक है, वो हमेशा फुली टैक्सेबल होगी, उसमें कुछ भी नहीं है ना। तो बेसिक सैलरी जो भी दी हुई है वो हमेशा हमको क्या कर देनी है, सिंपली ऐड कर देनी है, दैट्स इट। उसमें दिमाग ही नहीं है कुछ, ठीक है, क्लियर है। तो लिख लो, बेसिक सैलरी इज ऑलवेज
फुली टैक्सेबल, बेस सैलरी होती है आपकी, है ना, उसके बेसिस पर, उसके परसेंटेज के बेसिस पर बहुत सारी चीजें और कैलकुलेट होती है. इट इज ऑलवेज फुली टैक्सेबल. ठीक है, बस इतना सा पॉइंट अपन को याद रखना है ना. सेकेंड पॉइंट लिखो, डियरनेस अलाउंस. डीए. अब दो वाले होते हैं, एक इफ वाला और एक बिना इफ वाला. ठीक है, इन टर्म एंड नॉट इन टर्म. ठीक है ना, इन टर्म और नॉट इन टर्म ही बोला जाता है. इफ वाला हम लोग, मतलब मैं, हम लोग जब पढ़ते थे फाइनल में तब बोल देते थे ऐसे. ठीक है, इन टर्म मतलब वो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा. जब रिटायरमेंट बेनिफिट आपके कैलकुलेट होंगे ना, तो इस डीए को अगर कंसिडर किया जाएगा तो वो इन टर्म वाला डीए. और अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का कैलकुलेशन में इस डीए को कंसिडर नहीं किया जाएगा तो बोलेंगे नॉट इन टर्म वाला डीए. समझ में आया क्या? ठीक है, तो लिखो डीए इज, देखो डीए इज फुली टैक्सेबल. डीए इज फुली टैक्सेबल whether it is in term, whether it is in term or not in term. ठीक है, अब इसमें वो बुलेट पॉइंट्स बना के लिखो. डीए इन टर्म मींस, डीए इन टर्म मींस DA which is forming part of, DA which is forming part of retirement benefit calculation, forming part of, which is forming part of retirement benefit calculation, है ना. ब्रैकेट में लिख लो इफ वाला डीए, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा होता था ना हमेशा कि इफ इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. ठीक है, तो इसीलिए उसका नाम रख दिया था इफ वाला डीए. क्लियर है? और सेकेंड बुलेट पॉइंट में लिखो, इन ऑल द रिटायरमेंट, in all the retirement benefits, in all the retirement benefits, calculation formulas, calculation formulas, DA considered only if, DA is considered only if it is in term. in term DA समझ में आ गया क्या होता है ना. थर्ड बुलेट पॉइंट बना के लिखो, if nothing is given about DA, if nothing is given about DA, then assume, then assume it is not in term, then assume it is not in term. हमको सैलरी के कैलकुलेशन में अभी यहाँ पर डीए इन टर्म हो चाहे नॉट इन टर्म हो, इसको लेना है. ठीक है, कहीं कहीं पर जब आप कैलकुलेशंस पर आएंगे रिटायरमेंट बेनिफिट के, वहां पर हमको डीए भी जोड़ना पड़ेगा, बेसिक प्लस डीए. ठीक है, वहां पर हम इन टर्म वाला डीए लेंगे, है ना. हमने एक जगह अभी डिडक्शंस में कहा यूज किया इसको, एटीसीसीडी 1 में और 2 में. ठीक है, वहां पर भी हमने क्या लिया, बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म. 10% ऑफ सैलरी लेनी थी ना वहां पे. चलो थर्ड पॉइंट डालो, बोनस. कौन सा वाला? सेकेंड बुलेट पॉइंट,
in all the retirement benefit calculation formulas, DA is considered only if it is in term. ठीक है, बोनस में लिखो it is fully taxable, it is fully taxable on receipt basis. ठीक है, रिसिप्ट बेसिस। अब अगर क्वेश्चन में तुम लोगों को पूरे कंप्यूटेशन में बोनस लिखा मिल रहा है, उसमें नहीं बताया कि रिसिप्ट है कि सिर्फ डिक्लेयर किया है, तो क्या मान के चलोगे कि रिसीव हो गया? ठीक है, ऐसा मान के चलना है। तो लिख लो इसको, इफ इन एनी क्वेश्चन, if in any question only bonus is given, only bonus is given, then assume it is received, then assume it is received and it is taxable. तब पे कर दिया, हाँ। तो यहाँ पर भी तभी आपके इनकम में ऐड होगा जब आपको रिसीव हो। ठीक है, तो ऐसे ही तो कनेक्ट करना होता है। प्रोविजंस आपस में बहुत इंटरलिंक्ड होते हैं। टैक्स पढ़ने का मजा तब आता है जब आप इंटरलिंक करके पढ़ो उसको। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखो, कमीशन। ठीक है, लिखो, इट इज फुली टैक्सेबल, it is fully taxable whether commission is based on, whether commission is based on turnover or not, whether commission is based on turnover or not. चलो, फिफ्थ पॉइंट डालो, एडवांस सैलरी। पहले समझ लो, फिर इसको लिखते हैं अपन। दो टर्म्स यूज होते हैं, एक एडवांस सैलरी और एक एडवांस अगेंस्ट सैलरी। ठीक है, एडवांस सैलरी का क्या मतलब हुआ कि मैंने अपनी सैलरी एडवांस में ले ली, मुझे 2 महीने बाद सैलरी मिलती। ठीक है, तो मैंने बोला कि मुझे अभी जरूरत है, तो आप 2 महीने बाद वाली सैलरी भी मुझे क्या कर दो, अभी पे कर दो। जब वो वाले मंथ की ड्यू होगी तब पे मत करना। एडवांस में सैलरी ले लेना इज एडवांस सैलरी। अब हमने अभी ऊपर एक नोट लिखा था कि इट इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर, तो इट विल बी टैक्सेबल, राइट। ठीक है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी का क्या मतलब है? एडवांस अगेंस्ट सैलरी, एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज द लोन जो आप अपने एम्प्लॉयर से लेते हो
और फिर थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी सैलरी से एडजस्ट करवाते रहते हो. तो दैट इज नॉट सैलरी टेकन इन एडवांस, दैट इज लोन जो कि आपने एम्प्लॉयर से लिया है. तो क्योंकि वो एक लोन है तो वो आपके हाथ में सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा. ठीक है, समझ में आया? एडवांस सैलरी टैक्सेबल जब भी रिसीव हो, है ना. एडवांस अगेंस्ट सैलरी को इग्नोर करना है क्योंकि वो टैक्सेबल हमारे हाथ में. क्लियर है? बिकॉज इट इज लोन. चल अब लिख लो इसको. लिखो. लिखो एडवांस सैलरी मीन्स सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस. Advance salary means salary received in advance. It is taxable on receipt basis. क्योंकि ड्यू बाद में होगी, बिल पहले गई. It is taxable on receipt basis. ठीक है, इसी के अंदर दूसरा बुलेट पॉइंट बना के लिख लो. If advance against salary और ओनली एडवांस, एडवांस सैलरी नहीं लिखा है, सिर्फ एडवांस लिखा है. ठीक है, ओनली एडवांस इज गिवन. पूरा advance salary means salary received in advance. It is taxable on receipt basis. If advance against salary or only advance is given, then it should be ignored. Then it should be ignored because it is treated as loan. Because it is treated as loan. That means it will not be taxable under the head salary. जब आपकी सैलरी ड्यू होगी तो पूरी की पूरी सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल होगी. ना वो लोन थोड़ा थोड़ा आप कटवाते जाते हो अपनी सैलरी से, सैलरी पूरी ड्यू बेसिस पर क्या होती जाएगी आपके हाथ में टैक्सेबल होती. डन, इतनी बातें डन. चलो 6 पॉइंट लिखो. अरियर सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी. देखो क्या होता है, वैसे तो सैलरी ड्यू और रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होती है ना. पर क्या हुआ कि मैंने अपने एम्प्लॉयर को मेरी सैलरी बढ़ाने के लिए बोला, ठीक है, उसने नहीं बढ़ाई तो डिस्प्यूट चल रहा था बहुत सालों तक, है ना, कि भाई आपको सैलरी बढ़ानी चाहिए. कुछ सालों बाद इस साल में उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हाँ चलो ठीक है, हम डिस्प्यूट को खत्म कर रहे हैं, हम रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पुराने सालों से, पुराने डेट से इफेक्टिव कर देते हैं तुम्हारी इंक्रीज सैलरी. और जितना भी उस टाइम से, जब से हमने इंक्रीज करने का डिसीजन लिया है, तब से लेकर अभी तक जितनी भी सैलरी अरियर में बनती है वो हम तुमको एक साथ क्या कर देते हैं, उसको बोलते हैं अरियर रेट सैलरी. ऑब्वियसली वो ड्यू तो हुई नहीं ना, वो तो अभी डिसाइड हो रहा है कि अब बढ़ रही है. समझ में आया? तो वो अभी रिसिप्ट बेसिस पर ही क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी. समझ में आया? ठीक है, लिखो. डिसाइड करके पे कर दिया ना. ठीक है, लिखो. अरियर्स ऑफ सैलरी में लिखो. It means salary under dispute. Salary under dispute or salary or increase in salary
और इंक्रीज इन सैलरी रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है. It is taxable in the year of receipt. It is taxable in the year of receipt. ठीक है. एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं अपन. एक बार सेकेंड वाला एग्जाम्पल पढ़ो स्क्रीन से. If the central government announced increase in HRA in the previous year 23-24, which is effective from 1/1/2022, retrospectively बढ़ाया, then the arrears from 1/1/2022 to 31st March 2023, मतलब पिछले साल का. 23-24 का तो इसी साल का है. पिछले साल का जो 22-23 का है will be taxed in the previous year in which they are paid. जिस साल रिसिप्ट हुआ, because they were never due earlier. समझ में आया. बट यहाँ पर क्या होता है ना कि कभी कभी अरियर बहुत ज्यादा हो जाता है. हो सकता है ना कितने साल पुराने से भी बढ़ा दिया गया हो. अरियर बहुत ज्यादा हो जाता है तो एकदम से आपके हाथ में बहुत ज्यादा टैक्स आ जाता है क्योंकि वो स्लैब रेट के कारण. तो यहाँ पर सेक्शन 89 का रिलीफ पढ़ेंगे बाद में जाकर अपन. ठीक है. यहाँ पर रिलीफ मिलता है अंडर सेक्शन 89, है ना. आखिरी में पढ़ेंगे सेक्शन 89 का रिलीफ. चलो आगे बढ़ते हैं. है ना. इतनी बातें क्लियर है. चलो इसके बाद 7th पॉइंट से कल की क्लास में चालू करेंगे ग्रेचुइटी का डिस्कशन और वो सब. है ना. जरूरी नहीं है कि मैं सीक्वेंस जो मैंने लिखवाया वैसे ही मैं पढ़ाऊं. हो सकता है मैं अलायंसेस पहले डिस्कस करूं. है ना.